नमस्कार दोस्तों। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में मूलतः कल की बात का ही कंटिन्यूएशन होगा। कल हम लोग स्त्री मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और कल की पूरी चर्चा में सिर्फ इस बात तक पहुंच पाए कि सेक्स और लिंग में क्या अंतर है। और मैंने आपको समझाते हुए बताया कि देखिए, सेक्स एक पहचान है जिसके आधार पर हम सारे प्राणी जगत को, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनको नर और मादा दो वर्गों में बांट सकते हैं। दूसरा विभाजन हम लोगों ने कल जेंडर के आधार पर किया था और उसमें सीखा था कि जेंडर के आधार पर जब हम दुनिया को बांटते हैं तो विभाजन नर मादा के आधार पर नहीं होता, बल्कि स्त्री और पुरुष के आधार पर होता है। और यह विभाजन सारे प्राणी जगत में कार्य नहीं करता, केवल मनुष्यों के लिए काम करता है। तो नर मादा पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है, लेकिन स्त्री पुरुष पशुओं में नहीं है, केवल मनुष्यों में है। अब जरा अंतर सोचिए क्या है। कल बताया कि अंतर सिर्फ इतना है कि पशुओं को प्रकृति ने जिस प्राकृतिक अवस्था में बनाया, पशु उसके बाद कोई संस्कृति, धर्म, समाज खड़ा नहीं कर पाए। मनुष्यों को प्रकृति ने जिस व्यवस्था में बनाया, मनुष्यों ने उस व्यवस्था के साथ साथ समाज, संस्कृति, धर्म भी बना लिया। और उसी समाज, संस्कृति और धर्म में उन्होंने ये तय किया कि मादाओं को साड़ी पहनना होगा, बुर्का पहनना होगा, सिंदूर लगाना होगा, मंगलसूत्र पहनना होगा, घर के भीतर रहना होगा, और नर लोग घर के बाहर काम करेंगे। दोनों की भाषा बोली में अंतर, व्रत त्योहार में अंतर। करवा चौथ का व्रत पुरुष नहीं रखते, स्त्रियां रखती हैं। ये सारा सांस्कृतिक विभाजन है। संस्कृति पशुओं में नहीं होती, संस्कृति सिर्फ मनुष्यों में होती है। इसलिए उसी संस्कृति के आधार पर जो सिर्फ मनुष्यों में है, उस संस्कृति के आधार पर किए गए ऐसे विभाजन को, जिसमें स्त्री पुरुष बनते हैं, उसको हमने कल लिंग कहा था, जेंडर। और इसे सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सेक्स जन्मजात पहचान है, प्राकृतिक पहचान है, जबकि लिंग एक सांस्कृतिक पहचान है, निर्मित पहचान है। सेक्स पैदा होता है, लिंग बनाया जाता है। जो कुछ कृत्रिम है, जैसे समाज कृत्रिम है, समाज बनाया गया है। संस्कृति कृत्रिम है, संस्कृति बनाई गई। धर्म कृत्रिम है, धर्म बनाया गया है। तो स्त्री सिंदूर लगाकर प्रकृति ने पैदा नहीं की थी। प्रकृति ने स्त्रियों को लिपस्टिक नहीं लगवाया था। प्रकृति ने विवाह के बाद स्त्री को पुरुष के घर भेजा जाएगा, ये नियम नहीं गढ़ा था। ये नियम हमने बनाए हैं। इन नियमों के आधार पर हमने दो वर्ग गढ़े, जिनमें से एक को स्त्री और दूसरे को पुरुष कहते हैं। ये बात कल की चर्चा में हम लोगों ने देखी थी और समझा था कि कैसे लैंगिक विभाजन, स्त्री पुरुष का विभाजन सांस्कृतिक है, कृत्रिम है, और नर और मादा का विभाजन प्राकृतिक है। नर मादा पैदा होते हैं, स्त्री पुरुष बनाए जाते हैं। तो सवाल उठा था, बनाए कैसे जाते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम केवल हार्डवेयर लेके पैदा होते हैं। हमारे पास अपना जैविक शरीर होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता। हमारा मस्तिष्क टेबुला रासा होता है, खाली स्लेट की तरह होता है। उसमें जैसे जैसे आप अलग अलग किस्म के विचार भरते जाएंगे, वैसे वैसे वही एक समान जैविक प्रक्रिया से जन्मने वाला आदमी आगे चलकर दलित, शूद्र, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष बनता चला जाता है। साड़ी पहनना स्त्रियां सीखती हैं, बाल लंबा रखना उनको सिखाया जाता है, बिंदी लगाना सिखाया जाता है, घरेलू काम सिखाया जाता है। ये सब सीखे हुए गुण हैं, ये अर्जित गुण हैं, जन्मजात गुण नहीं है। अब इसके बाद, इस चर्चा के बाद, चर्चा काफी लंबी हो सकती है, इस पर मैं बहुत सारा बोल सकता हूं। मैंने कल भी कहा था कि लैंगिक विमर्श पर जो कक्षाएं मैं लेता हूं, उनमें जेंडर पढ़ाने में मुझे 14 घंटे लगते हैं। 7 क्लास लेता हूं करीब 2-2 घंटे की, तब जेंडर खत्म होता है। फिलहाल
उतने विस्तार से जाने के बजाय कल वाली इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अब एक दूसरा तरीका मैं अपना रहा हूं। सीधे आपके सवाल पर जा रहा हूं। सवालों के माध्यम से ही जहां जहां मुझे जो जरूरी रेफरेंसेस होंगे वो मैं देता जाऊंगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं, बीच बीच में सवाल देखता भी जाऊंगा। सवाल पूछा है किसी ने कि स्त्रियों का शोषण क्यों करती हैं। प्रायः घर में सास अपनी बहू का शोषण करती है, अपने बेटे से चाहती है, कहती है जोरू का गुलाम मत बनना, बीबी को कंट्रोल करके रखा करो। अगर घर में गांव में एक बेटा अपनी पत्नी की कभी कभी पिटाई कर दे सास के कहने पर, तो सास खुश रहेगी, जबकि सास भी स्त्री है, बहू भी स्त्री है। तो एक सास अपनी ही वर्ग की बहू को क्यों पिटवाना चाहती है। सबरीमाला मंदिर में एक स्त्री चली गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि स्त्रियां जा सकती हैं। उस स्त्री की सास ने उसको घर से निकाल दिया। प्रायः स्त्रियां ही चाहती हैं कि उनको घर में बेटा पैदा हो। इस तरह के कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। इसी सवाल के जवाब से बातचीत शुरू करते हैं, फिर क्रमशः मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, हम जो कुछ काम करते हैं वो सब हमारी चेतना से होता है और हमारी चेतना निर्मित की जाती है। उसको निर्मित करने का काम संस्कृति, नैतिकता, समाज करते हैं। इसलिए कोई अपने शरीर से स्त्री दिखती है तो इससे यह मत समझिएगा कि उसमें स्त्री वर्ग की चेतना है। हो सकता है स्त्री होने के बावजूद उसकी चेतना सांस्कृतिक हो। बात समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हमारे देश में जब जमींदारी थी तो गांव में जो एक जमींदार होता था उसके लठैत किन जातियों से आते थे। सारे लठैत क्या ठाकुर ब्राह्मण होते थे? ब्राह्मण तो लठैत बनेंगे नहीं किसी छत्री के। जमींदार ज्यादातर छत्री थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन राज्यों की बात करें तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी भाषी राज्यों को ज्यादा मुख्य धारा में रखते हुए इस विमर्श को कर रहा हूं। तो हिंदी भाषी राज्यों में ब्राह्मण तो छत्री से श्रेष्ठ मानते हैं, उसका लठैत बनने के लिए आएंगे नहीं। छत्री भी गांव में कम है, जनसंख्या कम है, तो एक छत्री का जमींदार जो छत्री, उसका लठैत कौन होगा? उसका लठैत होगा दलित, पिछड़ी जाति का व्यक्ति। वो लठैत किसको पीटेगा? वो लठैत अपनी ही जाति के किसी व्यक्ति को पीटेगा। इसका मतलब एक जमींदार अपने यहां दलित लठैतों को रखता है और वो दलित लठैत अपने ही दलित समुदाय के लोगों को पीटते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था की चेतना से युक्त वो लठैत दलित वर्गीय चेतना से अपरिचित था। उसके मन में दलित समुदाय की चेतना नहीं थी। उसकी सारी चेतना सांस्कृतिक तरीके से सवर्णों ने गढ़ी थी। उसी सवर्ण चेतना से युक्त वो व्यक्ति दलित होते हुए भी दलित व्यक्ति की पिटाई करता था। आज क्या आप किसी दलित की पिटाई करवा सकते हैं? किसी दलित की पिटाई आप आज नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि आज दलित के भीतर मौजूद चेतना सांस्कृतिक चेतना नहीं है। आज दलित के भीतर मौजूद चेतना दलित की वर्गीय चेतना है। अब उसने धार्मिक सांस्कृतिक चेतना को छोड़कर दलित सशक्तिकरण की वर्गीय चेतना को अपना लिया है। तो अब क्या हो गया? पहले वो दलित होने के बावजूद शरीर से अपनी सोच में सवर्ण सोच से सोचता था। आज का दलित अंबेडकरवादी मूवमेंट के बाद, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बाद, वर्गीय चेतना से युक्त होने के बाद, अब धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से नहीं बल्कि दलित चेतना के हिसाब से सोचता है। इसलिए आज वो दलित का शोषण नहीं करता। स्त्रियों के मामले में अगर ये उदाहरण आपको समझ में आया तो इस उदाहरण से समझिए।
स्त्रियों के मामले में आज भी स्त्रियां जो सिंदूर लगा रही, जो मंगलसूत्र पहन रही, जो विवाह करने के बाद अपने पति के घर जा रही, जो बच्चा पैदा करने के बाद अपने पति का सरनेम अपने बच्चे के साथ जोड़ रही हैं, चाहे वो भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्री ही क्यों ना हो, ऐश्वर्या राय है, लेकिन वो विवाह के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन बनती हैं। अभिषेक बच्चन राय नहीं बनते। और जो उनकी बेटी होगी वो आराध्या बच्चन बनेगी, आराध्या राय नहीं बनेगी। तो जो स्त्री है आज, वो किस चेतना से युक्त है? स्त्री की वर्गीय चेतना से युक्त है या हमारी धार्मिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त है? तो स्त्री शरीर से जरूर स्त्री है, लेकिन उसकी चेतना स्त्री वाली नहीं है। उसकी चेतना वही है जो पुरुष समाज ने, पितृसत्ता ने उसके भीतर डाली है। इसलिए एक स्त्री जब पितृसत्ता की एजेंट के तौर पर काम करती है तो उसकी सारी सोच पितृसत्ता के अनुरूप बनी हुई है। इस कारण वो स्त्री पितृसत्ता की सोच से स्त्रियों का शोषण करती है, क्योंकि उसमें स्त्री होने की सोच अभी तक शामिल नहीं हुई। दलितों में दलित होने की सोच शामिल हो गई। अंबेडकर के मूवमेंट के बाद से, बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद से, काशीराम के मूवमेंट के बाद से दलितों में दलित चेतना आई। आपने दलित उभार सुना होगा, तो सुना ही होगा कैसे शुरू हुआ था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या था ये? एक रिवोल्ट था, सांस्कृतिक रिवोल्ट था। ये एक सांस्कृतिक विद्रोह था कि अब हम जातीय श्रेष्ठता की संकल्पना को स्वीकार नहीं करेंगे। मायावती ने शुरुआत की थी अपने पॉलिटिकल कैरियर की, तो गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि गांधी परंपरावादी हिंदू धर्म के प्रतीक समझे जाते थे। उनके पैरेलल अंबेडकर को खड़ा किया, हिंदू संस्कृति को बुरा भला कहा। तो धीरे धीरे दलित इस राजनीतिक चिंतन से, इस हिंदू सांस्कृतिक ढांचे से बाहर आ गए। अब जब दलित सोचते हैं तो हिंदू संस्कृति के भीतर रहकर नहीं सोचते। इस कारण वो अपने दलित भाई के साथ समानुभूति रखते हैं, उसकी पिटाई अब नहीं कर सकते। लेकिन स्त्री अभी भी जब सोचती है तो वो धर्म संस्कृति से बाहर नहीं आई, वो उसी धार्मिक प्रतिमान में गढ़ी जा रही है जो धार्मिक प्रतिमान पहले था। इस कारण स्त्रियां वर्गीय चेतना से युक्त नहीं है। यह बात आगे मैं आपको जब बताऊंगा तो वहां इसका उदाहरण भी दूंगा। दलित भारत की आबादी में 17-18% होंगे। लोकतंत्र में आप जानते हैं जिसकी जनसंख्या जितनी ज्यादा है उसकी सुनवाई उतनी होती है। 17% दलित सांस्कृतिक रूप से लामबंद हो गए, अपनी चेतना बना ली, एक जगह वोट करने लगे। यूपी में उनकी एक पार्टी खड़ी हो गई, उनके समुदाय से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और पूरे दलित समुदाय में बदलाव आ गया। स्त्रियां कितनी है आबादी में? 48-49%। 48-49% स्त्रियां अगर लामबंद हो जाए तो भारत की पूरी राजनीति बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी की जगह आम औरत पार्टी खड़ी होगी। संसद में आपको 300 स्त्रियां दिखाई देंगी, लेकिन स्त्रियों में 48% होने के बावजूद आज भी स्त्री वर्ग की चेतना नहीं आई। इसलिए परसों के लेक्चर में आपको बता रहा था कि एक पुरुष खड़ा हो, उसके पीछे लाइन में 5 स्त्रियां खड़ी हो, एक उसकी पत्नी, एक उसकी मां, 3 बेटियां, तो सब कहां वोट करेंगे? जहां पुरुष कहेगा। आप मुझे पुरुष का मत बता दीजिए कि किस पार्टी को डाल रहा है, मैं बता दूंगा कि 5 स्त्रियों ने कहां मत डाला होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि 48% स्त्रियां स्त्री सोच से युक्त नहीं है। इसलिए ना उनकी अपनी कोई पार्टी है, ना उनका अपना कोई दल है, ना वर्ग के तौर पर यूनाइटेड है। और दूसरी तरफ 17-18% दलित वर्ग के तौर पर यूनाइटेड हैं, इसलिए हजारों साल की वर्ण व्यवस्था को तोड़ पाए। और यही वर्गीय चेतना स्त्रियों में नहीं होने के कारण स्त्रियां पितृसत्ता को उतनी तेजी से नहीं तोड़ पा रही हैं। उम्मीद है कि इस सवाल को इसका उत्तर आपको मिला होगा कि स्त्री का शोषण क्यों करती है, क्योंकि वो स्त्री होने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक सोच में पितृसत्ता के हिसाब से सोचती है। इसी कारण उसी पितृसत्ता के हिसाब से सोचने वाली लड़की जब मां बनना चाहती है तो चाहती कि उसको बेटा पैदा हो, क्योंकि उसकी स्त्री होने के बावजूद सोच स्त्री वाली नहीं, सोच उसकी अभी भी धर्म वाली है, संस्कृति वाली है, पितृसत्ता वाली है। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल किसी ने पूछा है कि जनाब, पहले स्त्रियों से रेप होता था, रेप करके छोड़ दिया जाता था, फिर बाद में रेप करने के बाद थोड़ी हिंसा होने लगी, फिर उसके बाद
रेप करने के बाद हत्या होने लगी। ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझिए आप। जब कोई अपराधी किसी के प्रति अपराध करता है तो उस विक्टिम से उसको अपराध करने के बाद कितना खतरा है, उसी के अनुसार अपराध की मात्रा तय करता है। मान लीजिए एक बड़ा माफिया किसी एक आम आदमी का अपहरण कर ले, उठा ले जाए उसको, उसकी जमीन खरीदने के लिए उसको डराए धमकाए कि अपनी जमीन मेरे नाम लिख दो, और वो जानता है कि वो उस माफिया को जानता है अच्छी तरह से, ड्रेड क्रिमिनल है वो, नहीं लिखेगा तो कल उसको मार देगा। जिसका अपहरण किया उसको जब छोड़ता है उस आदमी को, कमजोर आदमी को, कि अपनी जमीन लिख दो, क्या करता है वो पुलिस थाने नहीं जाता, घर आके अपनी जमीन लिखने की तैयारी करता है क्योंकि कमजोर है। लेकिन मान लीजिए यही माफिया किसी बड़े नेता का, गलती से किसी बड़े नेता का, राज्य के किसी मंत्री के बेटे का अपहरण कर ले, उसको पता ना हो, किसी पुलिस कमिश्नर के बेटे का अपहरण कर ले, और अपहरण करने के बाद उसको पता चले कि ये तो जिले के कप्तान का बेटा है, बड़े मंत्री का बेटा है। अब क्या करेगा, छोड़ेगा उसको? समझेगा कि इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे बचने की कोई संभावना नहीं। अब क्या करेगा? अब उसकी हत्या करना तय है, क्योंकि जिसके प्रति अपराध हुआ है उस पीड़ित व्यक्ति को अगर आप छोड़ेंगे तो आपको खतरा ज्यादा है। अब इस बात को समझिए, 3 स्त्रियों का उदाहरण समझिए इसको, इसी से जो बात मैंने समझाई आप। जिसके प्रति अपराध किया जा रहा है वो व्यक्ति कितना प्रतिरोध कर सकता है, कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसी से अपराधी तय करता है कि उसके साथ किस किस्म का और कितनी डिग्री का अपराध करेगा। एक स्त्री है आज से 50-100 साल पहले की, उसके साथ रेप होता है, आपने फिल्म भी देखी होगी। जिस स्त्री के साथ रेप होता था छत से कूद जाती थी रेप से बचने के लिए। क्या क्या दिखाते थे हमारी फिल्मों में? इज्जत ज्यादा जरूरी है जान से, क्योंकि इज्जत चली गई तो आपकी जिंदगी बेकार है। अब जरा बताइए कि इस सांस्कृतिक सोच वाली स्त्री के साथ अगर कोई पुरुष रेप करेगा तो जिस स्त्री के साथ रेप हुआ वो ज्यादा शर्मिंदा है। वो अपने घर बता देगी कि मेरा रेप हो गया, समाज में पता चल जाएगा, उसका कहीं शादी ब्याह नहीं होगा, उसके परिवार वाले उसका बहिष्कार कर देंगे। तो ऐसी स्त्री जो इस तरीके से रेप होने के बाद खुद शर्मिंदगी का शिकार है, वो रेप होने के बाद मुंह बंद रखती थी। तो अपराधी को क्या पता होता था कि जिसके साथ मैंने रेप किया ये खुद ही नहीं बताएगी कहीं। परिणाम स्वरूप रेप करने के बाद उस स्त्री को छोड़ देता था। दूसरा समय दूसरी स्त्री कौन सी होगी? थोड़ी समझदार हो, शिकायत कर सकती है, शर्मिंदगी है, शिकायत कर सकती है। तो क्या करता है, आप क्या करेगा अपराधी उसका वीडियो क्लिप बनाएगा, कहेगा सर्कुलेट कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। अभी भी उसको, अपराधी को भरोसा है कि इसको डरा धमका दूंगा तो रेप की शिकायत नहीं करेगी। ये दूसरी समझदार स्त्री जो आज से 25-30 साल पहले की थी, 20 साल पहले की थी, उसमें दूसरा ट्रेंड दिखाई दिया आपको, जहां रेप करने के बाद उसको डराया धमकाया जाता था, उस पर दबाव डाला जाता था। तीसरी स्त्री कौन सी है? तीसरी स्त्री आज की स्त्री है, पढ़ी लिखी है, नौकरी पेशा है, कानून जानती है, कोर्ट कचहरी जा सकती है। इसको छोड़ दिया तो पुलिस थाने जरूर जाएगी, अखबार मीडिया में बयान दे सकती है। तब ऐसी स्त्री के प्रति अगर कोई रेपिस्ट अपराध करने जा रहा है तो क्या समझता है कि रेप करने के बाद इसको मारना जरूरी है। तो जैसे जैसे स्त्री सशक्त होगी वैसे वैसे स्त्रियों के प्रति अपराध की जो उसकी भीषणता है, उसका जो घृणतम रूप है, वो और मजबूत होता चला जाएगा। 2 कारण है इसके। एक कारण मैंने समझाया कि क्योंकि वो स्त्री सशक्त है तो उसके मन में रेप होने के बाद शर्मिंदगी का भाव कम है, बदला लेने की भावना बनेगी। तब ऐसे बलात्कारी अपराधी इस कारण से स्त्रियों के साथ हिंसा की मात्रा बढ़ा देते हैं। दूसरा कारण एक और है, आपने मर्दानी फिल्म देखी होगी। पुरुषों का ईगो बहुत बड़ा होता है,
गांव की साधारण कमजोर सी स्त्री अगर उसके बाद उसके साथ कई बार रेप करे तो पुरुष उसको छोड़ देता है। लेकिन एक पुरुष में जो पढ़ी लिखी स्त्री है, समझदार स्त्री है, अच्छे वस्त्र पहनती है, अंग्रेजी बोलती है, ऐसी स्त्री के प्रति उसके मन में उसका जो ईगो है, मेल ईगो, वो उसको पचा नहीं पाता। जैसा आपने दिल्ली गैंग रेप के केस में उसके वकील का बयान सुना होगा, एपी सिंह का। क्या कह रहा है कि मेरी स्त्री अगर रात में घूमने, मेरी बेटी ऐसे रात में घूमने जाती, बेटी बहन, तो मैं खुद ही जला देता, मार देता। मेल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी इसका अहम खत्म नहीं हुआ है, तो जो अहम इसका बचा हुआ है, तो रेप के साथ उसके साथ ये बदले की भावना भी जोड़ देता है। और इस बदले की भावना से जब वो अपराध करता है, तो रेप तो किया उसने स्त्री का वस्तुकरण करने के कारण, जहां स्त्री उसके लिए केवल एक भोक्ता वस्तु है। और रेप के बाद बदला लेने की जो भावना आई कि मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, उस कारण से उसने उस स्त्री की हत्या कर दी। इसलिए आप पाएंगे पढ़ी लिखी स्त्रियों के साथ प्रायः हिंसा ज्यादा होगी। हालांकि ये कोई एक नियम नहीं है, कई बार छोटी बच्चियों को लोग मार दे रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर पढ़ी लिखी स्त्रियों के साथ अपराध में हिंसा की मात्रा ज्यादा होती है। इन दो उत्तरों से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दो सवालों के उत्तर मैंने अब तक आपको दिए। एक आपका सवाल था रेप के बाद हिंसा क्यों बढ़ रही उसका, और एक सवाल था कि स्त्री स्त्री का शोषण क्यों करती है। तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल किसी ने पूछा है कि स्त्रियों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति जो चल रही समाज में, क्या यह असंतुलन नहीं पैदा करेगी? जनाब, अगर असंतुलन पैदा भी करे तो क्या आप इसी नाते सही बात को होने से रोक देंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर से सुनिएगा। मान लीजिए भारत में मॉडर्न टॉयलेट बनाने की तकनीक ना ढूंढी गई होती। आज जिसमें आप कमोड में, मॉडर्न टॉयलेट में जिसमें टैंक से आप कचरा बहा देते हैं या नालियां बन गई, सीवेज सिस्टम है उसमें बहा देते हैं, उसकी बजाय मान लीजिए हमारे पास अभी भी ह्यूमन एक्सक्रीटा मैला, उसको डिस्पोज करने की ऐसी प्रणाली ना रही होती, और समाज में अस्पृश्यता और मैला ढोने की प्रथा रही होती। एक वर्ग मैला ढोता रहता। सपोज कीजिए उस समय समाज में ज्ञान आ जाता कि अस्पृश्यता और मैला ढोने की प्रथा गलत है, किसी इंसान से दूसरे इंसान का मैला नहीं ढुलवाना चाहिए। मान लीजिए ये ज्ञान आ जाता आपके पास। अब आपको पता चल जाता कि गलत है, ये तो मैला ढुलवा रहे हैं हम, लेकिन आप साथ साथ ये भी जानते कि अगर इस गलत काम को रोक देंगे तो हमारे पास मैला ढोने के लिए कोई दूसरा वर्ग नहीं होगा। अब आपके पास दो विकल्प होते। एक, जब आप जान चुके हैं कि मैला ढोना गलत है, किसी आदमी का इस तरीके से शोषण नहीं करना चाहिए, एक आदमी जो गंदगी करता है दूसरा आदमी उसको साफ करे, यह अपमानजनक है, गलत है, आप समझ गए हैं, तो आप इस परंपरा को बंद कर दीजिए। लेकिन जब आप इस परंपरा को बंद करेंगे तो आपके पास मैला ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तो क्या आप इस असंतुलन से बचने के लिए कि चूंकि मैला ढोने वाले हमारे पास दूसरे लोग नहीं मिलेंगे, तो क्या इस असंतुलन से बचने के लिए आप ये अमानवीय प्रक्रिया तब भी जारी रखते? अगर आप इसको जारी ना रखते तो फिर ये कोई तर्क नहीं है कि हम जान चुके हैं कि विवाह परिवार की संस्थाएं स्त्रियों का शोषण कर रही हैं, हम जान चुके हैं कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों के लिए गलत परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन हम इस डर से सिर्फ स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहते कि बहुत अधिकार पा जाएंगी तो हाथ से निकल जाएंगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। दूसरा तर्क इसी समझिए जुड़ा, दलित सशक्तिकरण हुआ, हमने समझा कि दलितों के साथ शोषण उनका गलत है, सशक्तिकरण किया। उस सशक्तिकरण के बाद गांवों में लेबर की समस्या आ गई, क्योंकि सारा कृषि का कार्य सवर्ण तो करते नहीं थे, खेत में काम करने की इनकी आदत थी नहीं, खेत के ओनर थे, लेकिन श्रम का काम सब दलित वर्ग करता था, पिछड़ा वर्ग करता था।
अब मान लीजिए दलित सशक्तिकरण हो गया। दलित सशक्तिकरण होने पर हमारे कृषि क्षेत्र को खासा नुकसान पहुंचा, क्योंकि सारा लेबर जो गांव में काम करता था वो उठ के शहर चला गया, क्योंकि गांव में वर्ण व्यवस्था वाले समाज में अब दलित काम करना नहीं चाहते। इससे किसान जिनकी आय पहले से ही कम थी उनको बड़ा नुकसान हुआ। कृषि कार्य जो इस तरह के चीप लेबर पर डिपेंडेंट था उसको नुकसान हुआ। लेकिन क्या इस नुकसान के कारण आप ये कहेंगे कि कृषि में चूंकि लेबर हमको नहीं मिल रहे हैं इसलिए वर्ण व्यवस्था को वापस लौटा लो? आप जब ये जान चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था गलत थी तो भले आपके कृषि को नुकसान हो रहा है, असंतुलन पैदा हुआ है, लेबर की समस्या हुई है, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि फिर से अस्पृश्यता को वापस ले आओ। ठीक वैसे जब भी कोई पुराना सिस्टम टूटेगा तो नया सिस्टम लाते समय असंतुलन पैदा होगा। लेकिन इसका उत्तर यह नहीं है कि हम सिर्फ उस असंतुलन से बचने के लिए पुरानी कुरीतियों को जारी रखें। तो जब आप स्त्री को अधिकार देंगे तो तय मानिए समाज में उथल पुथल मचेगी, आपकी पुरानी संस्थाएं टूटेंगी जैसे वर्ण व्यवस्था खत्म होने पर टूटी। लेकिन यह तो उसका स्वाभाविक आउटकम है, आप इससे बच नहीं सकते। आप ये सोचते कि वर्ण व्यवस्था की संस्कृति बची रहेगी और दलित सशक्त भी हो जाएंगे, संभव नहीं। वर्ण व्यवस्था जब तक टूटेगी नहीं तब तक दलित सशक्त नहीं होंगे। ठीक वैसे जब तक पितृसत्ता नहीं टूटेगी, पितृसत्ता की संस्कृति नहीं टूटेगी, तब तक स्त्रियां सशक्त नहीं होंगी। और स्त्रियां सशक्त होंगी तो आपका सांस्कृतिक ढांचा जो हजारों साल से चला आ रहा है वो चरमराएगा। तो दिक्कत है, असंतुलन पैदा होगा, लेकिन उस असंतुलन से बचने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। अकेले उस असंतुलन की जिम्मेवारी स्त्रियों पर आप नहीं डाल सकते। तीसरा सवाल किसी ने पूछा है कि घरेलू हिंसा, शिक्षा साक्षरता बढ़ रही फिर भी घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही? फिर से समझिए, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि शिक्षित आदमी वो कुरीतियों को छोड़ देता है। ये एक पुराना तरीका है जिसमें कई जनरेशंस को हम लोगों ने दीक्षित किया कि शिक्षा साक्षरता से कुरीति दूर हो जाती है। फर्जी बात है। दहेज प्रथा एक कुरीति है। आप बताइए, दहेज शिक्षित होने से बढ़ा है कि घटा है? हमारे देश में आज दहेज जितना लिया जाता है करोड़ों में, जब हमारे देश में साक्षरता की दर कम थी क्या तब भी लोग करोड़ों में दहेज लेते थे? दहेज में प्लॉट मांगते थे, घर मांगते थे, करोड़ रुपया मांगते थे। अरे घड़ी बाजा रेडियो में, रेडियो घड़ी और पलंग पे शादी कर लेते थे, साइकिल दहेज में लेते थे। ज्यादा शिक्षा बढ़ी, साक्षरता बढ़ी, दहेज बढ़ा। दहेज कौन ले रहा है? आम अनपढ़ आदमी। अरे आईएएस ले रहा है। आईएएस कौन है? अनपढ़ है। बोली लगती है। हर साल जब आईएएस का रिजल्ट आता है सिविल सर्विसेज में, तो अलग अलग लोग अपनी अपनी जातियों का लड़का निकाल लेते हैं कि कितने लड़के हमारी जाति के सिलेक्ट हुए। उस जाति की डिमांड सप्लाई के हिसाब से उस साल सेंसेक्स की तरह रेट खुलता है। ब्राह्मण समुदाय से मान लीजिए 10 ही लड़के सिलेक्ट हुए हैं। अब मांग बाजार में 20 की है। पिछले साल रेट 5 करोड़ का था, तो इस साल 10 करोड़ से शुरू होगा। और ये सब वो लोग जो भारत की सर्वश्रेष्ठ सिविल सेवा पास करके आए हैं, ये अपने जीवन की शुरुआत दहेज लेके करेंगे। और मैंने अभी 1-2 दिन पहले कहा था लेक्चर में कि अभी अभी इन्होंने सिविल सेवा में स्त्री सशक्तिकरण पर निबंध भी लिखा है। स्त्री सशक्तिकरण पर निबंध भी लिखा है। शिक्षित हैं, जानते हैं दहेज गलत है, ये भी जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे यहाँ कानूनन अपराध है। ऐसा जानने वाले आईएएस आईपीएस जो सब तरीके से शिक्षित है वो भी दहेज लेते हैं। इसलिए किसी सांस्कृतिक कुरीति का शिक्षा से कोई संबंध नहीं। शिक्षा आज जो आपको दी जा रही है वो दी जा रही रोजगार पाने के लिए। आप पैसे से इंजीनियरिंग पढ़ने गए हैं वहां, तो आपकी सांस्कृतिक सोच बदल रही क्या? अरे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको रोजगार ढूंढना है। आपके घर में भी किसी की मृत्यु होगी तो चिता में आग पुरुष लगाएगा, स्त्री नहीं। तो भले आप इंजीनियर हैं, आप न्यायाधीश हैं, जज की कुर्सी पर बैठेंगे,
लेकिन आपकी भी मृत्यु होगी तो अपने बेटे को संपत्ति देके जाएंगे। आपकी मृत्यु होगी तो आपके यहां भी चिता में आग, जज हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, चिता में आग आपका बेटा लगाएगा। तो जहां जज, इंजीनियर, आईएएस ये सब सांस्कृतिक नियमों का पालन करते हो, वहां आपका यह सोचना कि शिक्षा से कोई चीज दूर हो जाएगी, इसका कोई संबंध नहीं। उल्टा, शिक्षित होने पर एक स्टेटमेंट आया था यूपीएससी में कि शिक्षित आदमी अगर चालाक है तो ज्यादा खतरनाक है। शिक्षा ने हमारे समाज में नैतिकता का प्रसार नहीं किया है। शिक्षित लोग घाघ लोग हैं, सांस्कृतिक रूप से इनकी सोच पुरानी है, उसमें जानकारी डाल दी गई है, तो हमारे भीतर जानकारी बढ़ गई है, हमारे दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं हुआ है। हम आज भी मंदिर में स्त्रियों के जाने के समर्थक नहीं हैं। हम आज भी अपने घर में किसी के मरने पर लड़की से चिता में आग नहीं लगवाना चाहते। हम राज्य का कानून होने के बावजूद स्त्रियों को संपत्ति नहीं देना चाहते। एक पिता अपने बेटे बेटी से कहता बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी बेटे को संपत्ति देके जाता है, बेटी को नहीं। और भाई जो कहता है, भाई ने बहना की कलाई पे, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, रक्षाबंधन के दिन गाना बजता है, वो भाई भी रक्षाबंधन के दिन 1000 रुपया देता है बहन को, ज्यादा संपन्न 5-10 हजार दे देता है। 25 साल रक्षाबंधन 25,000 दे दिया, और 25,000 दे के उसकी सारी संपत्ति हड़प के बैठ गया। इतना प्यार है तो राज्य का कानून है, एक ही पिता की दोनों संतान है, तुम बहन भाई हो, बहुत प्रेम था आपस में, संपत्ति आधी आधी बांट लेते। दो भाइयों में अगर संपत्ति नहीं बटेगी तो सब भूल जाते हैं प्रेम को, लाठी निकाल लेते हैं, पिता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि एक भाई को ज्यादा संपत्ति कैसे दोगे। लेकिन अगर बहन संपत्ति मांग लेगी किसी भाई से तो कहेंगे इतनी स्वार्थी निकली। ध्यान रखिए, सब कानून है। शिक्षा के बनने के बावजूद आज हमारे राज्यों में पढ़ी लिखी स्त्रियां, संपत्ति का कानून बनने के बावजूद पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग रही। शिक्षा का स्तर और साक्षरता की दर बढ़ने के बावजूद पुरुष अपनी संपत्ति स्त्रियों के साथ बांट नहीं रहे हैं। और दहेज का तर्क मत दीजिएगा, दहेज जो आप देते हैं वो स्त्री को नहीं देते, वो पुरुष को मिलता है। जिसके साथ शादी किया उसके खाते में जाता है सारा पैसा, प्लॉट उसके नाम है। इसलिए शिक्षा को कभी भी सांस्कृतिक बातों से मत जोड़िएगा। शिक्षित होने से सांस्कृतिक बुराइयां दूर होंगी, नहीं होगा ऐसा। आपने सिविल सेवा में एक सवाल भी आया था कि जिन राज्यों में आर्थिक तरक्की हुई है वहां भी लिंगानुपात क्यों कम है। पंजाब में बहुत आर्थिक तरक्की हुई, लिंगानुपात कम है। तो आर्थिक तरक्की, शिक्षा, इन सबसे सांस्कृतिक कुरीतियों का संबंध सीधा नहीं है। अब आप जो बात समझेंगे कि जब देखिए घरेलू हिंसा का संबंध कैसे, इसको समझ लीजिए। दो तरह के संबंध होते हैं मानव में, एक व्यक्ति का वस्तु के साथ, एक व्यक्ति का व्यक्ति के साथ। व्यक्ति और वस्तु का संबंध तनाव रहित होता है। जैसे मेरा अपने घर के टीवी के साथ संबंध तनाव रहित है। अगर मैं लॉकडाउन के दौरान 14 घंटे टीवी देखता हूं तो टीवी कभी शिकायत नहीं करती कि 14 घंटा देख रहे हो, शोषण कर रहे हो मेरा, क्योंकि टीवी में कोई चेतना थोड़े है कि उसको शोषण की समझ हो। इसलिए टीवी शिकायत नहीं करती। इसलिए टीवी के साथ मेरा संबंध कभी तनावपूर्ण नहीं होता। टीवी को मैं पसंद करता हूं, जब भी उसका कान उमेटता हूं, बटन दबाता हूं, चल पड़ती है। तब मेरे जीवन में टीवी, फ्रिज कभी मुझे तनाव नहीं देते। ये व्यक्ति और वस्तु का संबंध है। आज से 30, 40, 50 साल पहले स्त्रियां ऐसी वस्तु की तरह थी। उनको सिखाया जाता था कि डोली गई है तो अर्थी लौटेगी, बीच में कोई स्कोप नहीं है, 7 जन्म का बंधन है। अब शादी ब्याह के बाद आपने ये सिखा के एक वस्तु को विदा कर दिया कि तुम्हारे पास इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है। वो स्त्री भी जानती है कि जिस घर से मेरी विदाई होगी वहां रोग आके आई। पता है उसको विदाई के बाद ही घर मेरा नहीं, गाने सुनाए गए उसको।
आपने सुना होगा के एल सहगल साहब का गाना और गाने सुने होंगे, जिन गानों का मूल भाव ये है कि अब तो छूट गया घर हमारा, ये घर अब नहीं रह गया, अब तो पिया और बाबुल के घर जाएंगे, वही घर है अपना। और असल में वो घर भी अब उसका है नहीं, उस घर में उसका कोई अधिकार नहीं। वहाँ एक मेड की तरह जा रही, खाना बनाने के लिए एक मेड, बच्चा पैदा करने के लिए एक शरीर, सुंदर आकर्षक शरीर जो यौन इच्छाओं की तृप्ति करेगा, उसके तौर पर स्त्री गई है। अगर वो पुरुष, अब उसको पता है कि तो वस्तु है, खाना बना के अच्छा खिलाती है, कोई अधिकार नहीं मांगती, टीवी की तरह है, कभी उसमें कोई अपने हित की चेतना नहीं है, इस स्त्री के साथ पुरुष के संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण होते थे, क्योंकि इसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो आज से 20-30 वर्ष पहले तक जो स्त्रियां थी वो सांस्कृतिक उत्पाद की तरह थी, जो पुरुष के घर जाती थी और उनका पूरा घर संभाल लेती थी, कुशल गृहिणी की तरह। अब माता पिता भी कहते थे कि हमारी बेटी जो बड़ी वाली थी कितनी संस्कारी थी, आज तक उसके घर से कभी शिकायत नहीं आई। अरे आपने उसको वस्तु बना के भेजा ही था, शिकायत क्या करेंगे, शिकायत क्या करेगी? इसलिए घरेलू हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि पुरुष को कोई आक्रोश नहीं आता था, कम होती थी, कम होती थी। फिर स्त्री को आपने पढ़ा लिखा दिया, उसमें लोकतांत्रिक आदर्श पैदा कर दिए, समानता का भाव पैदा हो गया, अधिकार की चेतना आ गई। अब अधिकार का चेतना आने के बाद स्त्री अपने आप को व्यक्ति मानने लगी, संविधान पढ़ लिया, सब जान गई, उसमें अपनी महत्वाकांक्षा है, कैरियर बनाने की इच्छा है, ये स्वतंत्र व्यक्ति है। अब आपने इसको भेज दिया एक पुरुष के घर विवाह करके। अब ये स्त्री जिसमें अधिकार की चेतना है, आत्मसम्मान की भावना है, एक पुरुष के साथ गई तो अब वस्तु बन के नहीं गई, व्यक्ति बन के गई। और दो व्यक्ति जब होंगे तो उनकी रुचियां, उनके निर्णय कभी एक समान नहीं होंगे। पुरुष तो बदला नहीं है, पुरुष पुराना वाला है, स्त्री नई वाली चली गई। तब क्या होगा? जब जब पुरुष एक निर्णय लेगा स्त्री उसका विरोध कर देगी। पुरुष और स्त्री के निर्णय एक समान होंगे नहीं। तो अब स्त्री से पुरुष को प्रतिरोध मिलने लगा, और जैसे जैसे स्त्री को पुरुष से प्रतिरोध मिलता है, पुराना पुरुष जिसमें अभी अहम भावना बहुत ज्यादा है उसको पचा नहीं पाता, तो क्या करता है? घरेलू हिंसा करता है। पढ़ाई लिखाई के बाद भी घरेलू हिंसा इसलिए बढ़ी है क्योंकि स्त्रियां वस्तु नहीं रह गई हैं, वो रिएक्ट करती हैं। तो पुरुष जो है वो उससे बदला लेने के लिए, पुरुष में क्या लगता है उसको कि स्त्री मेरे बराबर है, इसको पुरुष स्वीकार नहीं कर पाता। अगर स्त्री ज्यादा बड़े पद पर हो, पुरुष छोटे पद पर हो, तो विवाह का चलना बड़ा मुश्किल होगा। पुरुष ज्यादा बड़े पद पर हो, स्त्री छोटे पद पर हो, चल जाएगा। स्त्री की तरक्की जैसे होगी वैसे पुरुष के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होते जाएंगे। वैसे भी देख लीजिए, आप किसी रूम पार्टनर के साथ रहे होंगे कभी, जब रूम पार्टनर से आपका लगाव हो गया होगा, आप याद करते हैं, आज आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके साथ रहते रहे होंगे बड़ा तनाव रहता होगा। आपका सोने का मन कर रहा हो, गाना बजा रहा है, आप रात में पढ़ना चाहते हैं, रात में सोना चाहता है। हर 1.5 साल बाद आप मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, बनारस में कमरा बदल देते रहे होंगे कि यार इसके साथ नहीं बनेगी। दो व्यक्ति जितने स्वतंत्र ख्यालात के होंगे, उन दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध का निर्वाह करना उतना मुश्किल होगा। स्त्रियां जितने स्वतंत्र ख्यालात की होती जाएंगी, पुरुष के साथ उनकी निभना मुश्किल होगा, और पुरुष तब बदले में उनके साथ हिंसा की मात्रा बढ़ाता जाएगा। तो शिक्षित पुरुषों और स्त्रियों के बीच संबंध पुरुष और वस्तु का नहीं रह गया है, व्यक्ति व्यक्ति का बन गया है, इसलिए घरेलू हिंसा की मात्रा बढ़ रही है। आपके जो सवाल हैं उन्हीं को आधार बनाकर मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि ये स्त्रियों पर भूत प्रेत क्यों ज्यादा आता है। अब ये सवाल रोचक सवाल है, थोड़ा विषय से हटकर है। अविनाश यादव या अवनीश यादव जी का सवाल है कि गांव में स्त्रियों पर भूत प्रेत क्यों आता है। देखिए, भूत प्रेत की अगर जनगणना करवा ली जाए आज, जैसे आपकी जनगणना होती है 10 साल बाद, वैसे भूत प्रेतों की जनगणना अगर करवाई जाए तो भूत प्रेतों की संख्या घटी होगी। हर 10 साल बाद सेंसस जैसे होता है वैसे भूतों का भी सेंसस होता, तो 1951 से लेकर क्रमशः भूत की संख्या घटी होगी। पहले हर गांव में 2-4 भूत थे, बरम बाबा, फला भूत, फला पिशाच,
ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि भूतों का संबंध अज्ञान और भावुकता से था। हमारे समाजों में तार्किकता की मात्रा बढ़ रही है, हमारी व्याख्या की क्षमता बढ़ रही है। जैसे जैसे व्याख्या की क्षमता, तार्किकता बढ़ेगी, भावुकता वाले व्याख्या पर टिके भूतों की संख्या घटेगी। जहां भावुकता ज्यादा होगी, अज्ञान ज्यादा होगा, वहां भूत ज्यादा होगा। जहां तार्किकता ज्यादा होगी, वहां भूत की जनसंख्या कम होगी। अब वर्गों में जरा देखिए, वर्गों में पुरुष और स्त्री में ज्यादा भावुक कौन है? स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों को भावुक बनाया गया है, घरेलू काम में लगाया गया, ज्यादा भावुक है। जब ज्यादा भावुक हैं तो भूत प्रेत के होने की संभावना कहां है? स्त्रियों में ज्यादा होगा। जो ज्यादा भावुक वर्ग है वहां भूत ज्यादा होगा, इसलिए स्त्रियों में भूत ज्यादा आता है। नंबर दूसरा तर्क सुनिए, भूत आने पर स्त्री के ऊपर या उसके ऊपर देवी आने पर होता क्या है? स्त्री को ताकत मिलती है। स्त्री शक्तिहीन है, उसके पास ताकत पाने का कोई और जरिया तो नहीं है। उसकी सास उसका शोषण कर रही है, उसका पति भी घरेलू हिंसा कर देता है। स्त्री के पास ताकत पाने का कोई जरिया नहीं। लेकिन उसने क्या देखा कि अगर मेरे ऊपर देवी आ जाए तो देवी आने के बाद तो मैं अपने झाड़ू उठा के अपने सास की भी पिटाई कर दूंगी, और देवी के नाम पे मैं क्या हूं, किसी को पीट चलूं। तो स्त्री क्या करेगी? स्त्री के लिए भूत प्रेत उसके सशक्तिकरण का सबसे आसान उपाय है। देवी सशक्तिकरण का सबसे आसान उपाय है, क्योंकि भूत प्रेत आने के बाद जो बोलेगी, देवी बनने के बाद जो बोलेगी, उसके पति को ही मानना पड़ेगा। कल से देवी आने के बाद उसका सम्मान बढ़ जाएगा। देवी आने के बाद वो बदला ले सकती है अपनी सास से। तो प्राय आप पाएंगे अगर देवी आती है किसी स्त्री पर तो घर में किसी एक आध सदस्य को पीट भी देती है, क्योंकि इससे उसका कैथारसिस हुआ। तो मैं जो समझता हूं, मेरी अपनी समझ के हिसाब से, स्त्रियों में देवी कौन सी, किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति का प्रतीक देवी किसी स्त्री के ऊपर आई, उससे स्त्री को शक्ति मिली, और शक्ति से उसने उन लोगों का मुकाबला किया जिन लोगों का मुकाबला अपनी नारी की पहचान से नहीं कर पा रही थी। इस कारण स्त्रियों में भूत प्रेत की संभावना ज्यादा दिखती है। एक सवाल किसी ने पूछा है स्त्री और दलितों के सशक्तिकरण के मॉडल और संबंध पर। इस पर मैं बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगा, किसी दिन समय मिलेगा तो। लेकिन फिलहाल आपकी समझ के अनुरूप मैं जो बात कहूं, देखिए, किसी ने पूछा है कि दलितों के प्रति अपराध घट गए, स्त्रियों के प्रति अपराध वैसे के वैसे हैं, बढ़ रहे बल्कि, ऐसा क्यों? आज भारत में दलितों के साथ अपराध की घटना कम हो रही है। प्रायः एक आध महीने में एक आध बार खबर आती है। गांव में होता है, भेदभाव तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बड़े अपराध की खबर महीने 2 महीने में एक बार आती है, कई बार साल में आती है। ऊना में जैसा गुजरात में घटना हुई, उस तरह की घटना की खबर साल 2 साल में एक बार आती है। क्यों? देखिए, दलितों में आ गई राजनीतिक चेतना। तो आप जब एक दलित के साथ अपराध करते हैं तो अपराध तो आपने एक व्यक्ति के साथ किया, लेकिन उसका जवाब समुदाय देता है। पूरा दलित समुदाय लामबंद हो जाता है, फेसबुक पर लिखेगा, राजनीतिक दल उतर आएंगे जो दलितों की राजनीति करते हैं, क्योंकि 17% वोट बैंक उनके पीछे है, वो बोलेंगे, संसद में मामला उठेगा, पत्रकार छापेंगे, सड़क पर प्रदर्शन होगा। तो अपराध करने वाला व्यक्ति पड़ गया अकेला, उसके समुदाय के लोग भी, उस प्रगतिशील समुदाय के लोग भी उसका साथ नहीं देंगे, उल्टा उस पर ब्राह्मणवादी और मनुवादी होने का आरोप लगाएंगे जिसने दलितों के साथ अपराध किया है। तो अपराधी व्यक्ति में शर्मिंदगी का भाव पैदा करेंगे, उसके समुदाय में शर्मिंदगी का भाव पैदा करेंगे कि आपके समुदाय के लोग दलितों के साथ हिंसा कर रहे हैं। बड़े पत्रकार, मीडिया, समुदाय, राजनीतिक दल सब साथ में खड़े होंगे। तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि दलितों के प्रति हिंसा करने वाले का मनोबल टूट जाएगा।
क्योंकि उसने हिंसा एक आदमी के साथ की और जवाब कई तरफ से मिला। अब जरा स्त्री से अपराध करवाइए। रेप हुआ एक स्त्री से, जिस स्त्री से रेप हुआ पहले उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया। परिवार ने कहा कि मत बताओ, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार ही साथ खड़ा नहीं हो रहा। नातेदार रिश्तेदार को पता चल जाए तो मजाक उड़ाएंगे अलग से, पट्टीदारी के लोगों को पता चल जाए तो आपकी इज्जत खराब करने से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और स्त्रियों का कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, तो स्त्रियों के दल के तौर पर कोई आवाज नहीं उठेगी। स्त्रियों का कोई समूह भी नहीं है दलितों की तरह, वहां भी स्त्रियां सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ नहीं करेंगी, थाना नहीं घेर लेंगी। तो अपराध एक स्त्री के प्रति हुआ, जवाब समुदाय नहीं दे रहा है, सारा बात उस स्त्री को झेलनी पड़ रही है। उल्टा जिस कोर्ट कचहरी में गई वहां उससे असहज करने वाले सवाल। एक बार रेप हो जाने के बाद पुलिस के थाने में गई तो उसको जिस तरीके से देखा जाता है जैसे वेश्या हो, प्रोस्टिट्यूट हो। अब तो उसकी इज्जत चले जाने के बाद सबके लिए ओपन हो। तो पुलिस वालों का बर्ताव, समाज का बर्ताव, घर के सदस्यों का बर्ताव, मीडिया का बर्ताव, न्यायालय का बर्ताव, कोई भी स्त्री के साथ नहीं खड़ा है। तो बताइए उल्टा क्या हुआ? जो अपराध करने वाला है वो मजबूत है, उसके साथ नेता कुछ खड़े हो गए बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के एक माननीय नेताजी ने बयान दिया था कि लड़के उनसे तो गलती हो ही जाती कभी कभी। वो नेता है जो कभी चीफ मिनिस्टर रहे यूपी के। किसी दलित के साथ अपराध होने पर भारत में संसद के किसी नेता की हिम्मत नहीं है आज कि कह दे कि ऐसा दलितों के साथ अपराध हो ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहेगा कि SC/ST एक्ट में कुछ खराबी है तो दलित सड़क पर उतरेंगे और संसद को निर्णय बदलना पड़ेगा। दलितों के साथ अपराध की प्रतिक्रिया, और ये बहुत सुखद है, जैसी होती है इससे धीरे धीरे दलितों के प्रति अपराध करने वालों के हौसले पस्त हुए। अपराध व्यक्ति के खिलाफ हुआ, जवाब समुदाय ने दिया। स्त्री के साथ हुआ अपराध, अपराध स्त्री के साथ हुआ, जवाब देने के लिए कोई नहीं, अकेले उस स्त्री को लड़ने के लिए छोड़ दिया। इसलिए स्त्री के साथ अपराध करने वाले के हौसले बुलंद होते हैं क्योंकि उसको हानि नहीं है, और दलित के साथ अपराध करने वाले के हौसले पस्त होते हैं। इस कारण संख्या में ज्यादा होने के बावजूद, 48% होने के बावजूद स्त्रियों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, दलितों के प्रति अपराध क्रमशः घट रहा है। जब तक स्त्रियां लामबंद होकर किसी एक स्त्री से हुए रेप को वर्गीय अपराध के तौर पर देखना नहीं शुरू करेंगी, सड़क पर नहीं उतरेंगी, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगी, ये नहीं कहेंगी कि हम वोट नहीं देंगे इस पार्टी को, तब तक आप स्त्रियों के साथ होने वाले अपराध को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आप पाएंगे रेप की खबर रोज छपती है, दलित अपराध की खबर कभी कभी छपती है। दलित अपराध की खबर जिस जिले से छपती, प्राय वहां के दरोगा फला फला इन सब का ट्रांसफर हो जाता है। कई बार तो कप्तान हटा दिया जाता है, विधानसभा में मामला उठता है, और स्त्री के साथ रोज रेप हो रहा है, न कोई विधानसभा न कोई संसद, कहीं मामला नहीं उठता। बहुत हाईलाइट हो गया कोई एक आध मामला तो उसी को मीडिया कुछ दिन ढो देता है जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल लोग जुड़े होते हैं। सामान्य स्त्री गांव की, उसके साथ रेप हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं, छेड़खानी हो रही, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसलिए स्त्रियों और दलित दोनों के वंचित होने के बावजूद दलितों में वर्गीय चेतना के विकास ने दलितों के प्रति होने वाली हिंसा को और अपराध को कम किया है, जबकि स्त्रियों में ये चेतना नहीं है। इसलिए स्त्रियों में अपराध की भावना, उनके प्रति अपराध की भावना कमजोर नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास प्रतिरोध की ताकत वैसी नहीं है। अगला सवाल है किसी का कि जातिवाद, संप्रदायवाद खतरा है, खराब है, तो नारीवाद अच्छा क्यों है? सामान्य सवाल है, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा। जातिवाद और संप्रदायवाद तर्क पर नहीं बल्कि आस्था पर टिके हुए मामले हैं। जाति आपकी आस्था का मामला है, और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में सत्यों की
खोज के लिए आस्थाओं को नहीं, प्रायः तर्कों को वरीयता मिलती है। आज हम मानते हैं सही गलत का पैमाना आस्था नहीं बल्कि तर्क है। सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपकी आस्था चाहे जैसी हो, लेकिन जाति का प्रयोग आप सार्वजनिक जीवन में करते हैं। सार्वजनिक जीवन के लिए आज हम आस्था को नहीं स्वीकार करते। इसलिए जब आप जातिवाद और संप्रदायवाद, जो आस्था पर टिकी हुई चीजें हैं, इनको आज भी सार्वजनिक जीवन के मानक के तौर पर प्रयोग करेंगे जहां तर्क की जरूरत है, तो इसको बुरा माना जाएगा। लेकिन नारीवाद आस्था पर नहीं, तर्क पर टिका है। नारीवाद वो विचारधारा है जो नारियों के शोषण के तरीकों को पहचानती है कि कैसे कैसे नारियों को सशक्त किया जा सकता है, पहचानती है कि नारियों का सांस्कृतिक उत्थान कैसे होगा। इसलिए जातिवाद और संप्रदायवाद आस्था पर टिकी होने के कारण वाद होने के बावजूद गलत है, जबकि नारीवाद तर्क पर टिका होने के कारण सही है। दूसरा इसका उत्तर इस तरीके से दिया जा सकता है कि जातिवाद और संप्रदायवाद समानता के खिलाफ है, नारीवाद समानता के पक्ष में है। आज समानता को हम नैतिक मान चुके हैं। चूंकि जातिवाद और संप्रदायवाद को मानने से समानता का मूल्य कमजोर होता है, इसलिए वाद होने के बावजूद जातिवाद और संप्रदायवाद खराब है। जबकि नारीवाद जो समानता की मांग करता है, वो वाद होने के बावजूद जातिवाद समानता का समर्थक होने के कारण अच्छा माना जाता है। इसलिए जातिवाद संप्रदायवाद का विरोध करने से यह तर्क नहीं बनता कि आप नारीवाद का भी विरोध करेंगे। आप में से किसी ने सवाल पूछा, आप सवाल अच्छे खराब दोनों किस्म के हैं, सारे सवाल हैं इसमें जो मेरे हाथ में आता जा रहा है। मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, उनका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। किसी ने कहा कि पुरुष गाली बकता है तो उसको बुरा माना जाता है, स्त्रियां गाली बकती बुरा नहीं माना जाता है। अरे जनाब, चाहे पुरुष गाली दे चाहे स्त्री गाली दे, गालियां स्त्री की यौनिकता पर ही हैं। जरा सोचिए, हमारी 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 ड्युअलिटी देखिए। हमने दलितों के जाति सूचक शब्द को तो बैन कर दिया। आप आज वो कहेंगे तो जेल जाएंगे। फिर से मैं वो बात कहूंगा कि दलित न्याय के हकदार हैं, बिल्कुल जरूरी है ये, लेकिन हमने स्त्रियों को कैसे उस नजरिए से नहीं देखा। जो दलित सूचक शब्द अपमानजनक था उसको आपने हटा दिया, उसके कारण जेल कर दी। तो सारी जितनी गालियां हैं वो सब तो स्त्री की यौनिकता पर आधारित है, वो स्त्री के प्रति अपमान सूचक हैं, उनको क्यों नहीं हटाया आप? इसका मतलब हमारी भाषा तक पितृसत्ता से ग्रस्त है। सारी गालियां स्त्री की यौनिकता पर आधारित है, उसकी सेक्सुअलिटी पर आधारित है। तो स्त्री गाली देती है तो भी असल में वो अपने ऊपर ही प्रहार कर रही है। एक कहावत ना, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे और चाहे चाकू खरबूजे पे जाए, नुकसान खरबूजे का होना है। तो चाहे स्त्री गाली दे चाहे पुरुष गाली दे, नुकसान स्त्री का है, क्योंकि गाली पुरुष के प्रति अपमानजनक नहीं बल्कि स्त्री के प्रति ही अपमानजनक है। तो गाली गलौज की बात को भी आपको इस तरीके से समझना चाहिए। एक साहब है, इनका सवाल है कि आकर्षक और सुंदर तो सब दिखना चाहते हैं। आपने कल कह दिया कि स्त्रियों में आकर्षक बनने की जो चाहत है वो सांस्कृतिक है। देखिए, आकर्षक बनना चाहने, सुंदर दिखने और सुंदर बनने के दबाव होने, दोनों बात में अंतर है। मैं आकर्षक दिखना चाहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आकर्षक दिखने के लिए आप मुझसे कह दें कान में बाली पहनो ज्यादा सुंदर दिखोगे, नाक में एक कील पहन लो ज्यादा सुंदर दिखोगे, मैं पहनूंगा। अरे मेरे होठ पर लिपस्टिक लगा दो, मेरे होठ ज्यादा गुलाबी दिखेंगे, तो मैं क्यों नहीं लगा लेता? इसका मतलब है कि सुंदर बनने के लिए आप मुझे कोई तरीका सुझा देंगे, मैं मान लूंगा? नहीं। लेकिन स्त्री के लिए क्या किया आपने? भाई मैं हेयर जेल लगाऊं, बाल अपने ठीक करूं, उससे परफ्यूम लगा लूं, पाउडर लगा लूं, ये तो स्त्री भी लगाती, अंतर नहीं। लेकिन होठ गुलाबी दिखने ये स्त्री क्यों कर रही है? ये मैंने सिखाया था कि आपको ये जो सुंदरता का दबाव है कृत्रिम है और ये पैदा किया गया है। उदाहरण दिया था, रोजर फेडरर टेनिस खेलने आता है, उस पर दबाव नहीं है,
क्या रोजर फेडरर सुंदर? लेकिन अपने नैसर्गिक वो असहज महसूस नहीं करता और सुंदर दिखने की चाहत के बावजूद अपने बालों की, पैर के बालों की वैक्सिंग नहीं कराता। लेकिन सानी खेलती है तो उसके सुंदरता के प्रतिमान में सिर्फ कोई सौंदर्य प्रसाधन ही नहीं होगा, उसकी सुंदरता के प्रतिमान में उसके वैक्सिंग भी शामिल होगी। ये जो दबाव, ये सुंदर दिखने की चाहत का ही केवल आधार नहीं है, ये पितृसत्ता की डिमांड है। क्योंकि पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियों के हेयरलेस पैर उनको दिखें, उनके शरीर पर बाल ना दिखें। उस चाहत में स्त्रियां वैक्सिंग कराती हैं। इसलिए सुंदर और आकर्षक दिखने और इसके कृत्रिम दबावों, इनके बीच अंतर करने की जरूरत है। वो अंतर अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ये समझ पाएंगे कि इनको आपको जेंडर डिस्कोर्स में किस तरह से देखने की जरूरत है। सवाल एक किसी ने पूछा है कि अगर स्त्रियों में पुरुषों का गुण डाल देंगे, पुरुषों में स्त्रियों का गुण डाल देंगे तो दोनों में पूर्णता नहीं आएगी। ये बात भी सही नहीं है। प्रेमचंद अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रेमचंद ने तो उल्टा कहा है कि किसी पुरुष में स्त्री का गुण डाल दो, संत बन जाता है। स्त्री में कौन से गुण आप मानते हैं? भावुकता, करुणा। बुद्ध में करुणा डाल दिया आपने, क्या हुआ? बुद्ध सामान्य इंसान रहे कि संत बन गए? बुद्ध संत बन गए। अब पुरुष में क्या गुण है? जगह जगह घूरता फिरता है, 10 जगह मुंह मारता फिरता है। वो गुण जरा स्त्री में डाल दीजिए, क्या बनेगी? उल्टा। प्रेमचंद ने कहा कि स्त्री में पुरुष के गुण चले जाए तो स्त्री कुल्टा बन जाएगी। अब पुरुष में स्त्री गुण चले जाए तो पुरुष संत बन जाएगा। खैर, उस परिप्रेक्ष्य को अगर हम छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए तो देखिए, मनुष्य में 2 संकाय हैं। मनुष्य 2 संकाय हैं, उसमें बहुत सारे हैं, मैं 2 की अभी चर्चा कर रहा हूं। एक भावनात्मक और एक बौद्धिक। प्रकृति ने हमको संवेग और भावना दी है, साथ में प्रकृति ने हमको बुद्धि दी है। इन दोनों संकायों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं बनेगी। पितृसत्ता पुरुषों में भावुकता कम कर देती है। शादी ब्याह के बाद जब विदाई होती है तो लड़की रोती कि लड़का रोता है? लड़की रोती, लड़का नहीं रोता। अब विदाई लड़की लड़का दोनों को दोनों रो देते, या लड़के को ही लड़की का रोना देख के दया आ जाती, रो देता। अगर किसी शादी ब्याह में विदाई के समय लड़का रोक देगा तो लोग कहेंगे पता नहीं कैसा मर्द है। और लड़की अगर ना रोए तो कहेंगे देखो कैसी लड़की थी, ब्याह के बाद विदा हो रही तब भी 2 आंसू नहीं गिरा। इसका मतलब है कि हमने स्त्रियों में अतिशय भावुकता, जहां पे दबाव है कि विवाह के बाद अगर पति के घर जाना अच्छा भी लग रहा हो तो भी थोड़ा रो के जाओ। भले तुम्हारा पति का घर अगल बगल हो, तुम्हारे इन लॉज बगल में ही रहते हो, जब चाहे तब आ जाना। अब कोई सांस्कृतिक इस तरह का भेद नहीं बचा तो आ जाना घर, तब भी स्त्री रोएगी, क्योंकि उससे उम्मीद है। तो स्त्री में जब भावुकता की मात्रा आपने इतनी बढ़ा दी तो उसमें तार्किकता कम कर दी, पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगी वो, क्योंकि उसके दोनों संकायों में केवल एक संकाय का विकास हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आपने पुरुष में तर्क की मात्रा बढ़ाई, कठोरता बढ़ाई, तो उसमें भावुकता की मात्रा कम हो जाएगी। हम सब जब छोटे थे तो हमारे जीवन में पिता का रोल क्या होता था? 3-4 साल तक पिता का कोई रोल ही नहीं होता था। जब पिटने लायक हो जाते थे 5 साल की उम्र में, तब पहली बार पिताजी अवतार लेके हमारे जीवन में प्रकट होते थे और एक दिन 2 थप्पड़ मारते थे। तो पहली बार समझ में आता था कि पिताजी नाम के व्यक्ति हैं। फिर माताजी उनका इस्तेमाल करती थी हमको डराने में, कुछ गलत करोगे पिताजी बता देंगे। अब पिताजी समय समय खलनायक की तरह आते थे और हमको 2 थप्पड़ मार के संस्कारी बनाते थे। पिता की भूमिका होती थी। माता क्या करती थी? माता आपको प्यार देती थी। आप अपने पढ़ाई लिखाई के बाद भी जब लौट कर आते थे, माता के पास जाते क्या करते? गले लगा लेते थे, माता से चिपक जाएंगे, गोद में बैठ जाएंगे, बड़े होने के बाद भी। लेकिन जरा आप एक दिन पिताजी को चूम लीजिए अपने, पिताजी घबरा जाएंगे, क्या हो गया? माता को आप चूम सकते हैं, पिता को नहीं। अरे भाई,
जो ये बच्चा है माता पिता दोनों का है। तो जैसे माता की बच्चे के प्रति भावना है, जैसे माता से बच्चा गले मिल लेता, वैसे पिता से क्यों नहीं? और ये शहरी जीवन में आजकल हो रहा है। शहरों में जहां लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, पिता माता साथ साथ रहते हैं, माता भी नौकरी पेशा है, पिता भी नौकरी पेशा है। पिता को बच्चे को सुबह उठकर स्कूल खुद छोड़ने जाना पड़ता है, बच्चा रोता है, पिता उसको समझाता है कि जाओ स्कूल चले जाओ, लौटोगे तुमको चॉकलेट दिलवाऊंगा, पिकनिक पे ले चलूंगा, घुमाने ले चलूंगा। बच्चे के नखरे सहता है। वहां धीरे धीरे पिता में भी भावना पैदा हो जाती है। तो शहरी जीवन में प्राय बच्चे पिता से ज्यादा करीब है, उनका बाल खींचते हैं, सर पे चढ़े रहते हैं, डरते भी कम है पिता से। तो ये क्या आप कहेंगे क्या कि ये पुरुष पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं? अरे ऐसा पुरुष ज्यादा अच्छा है जो आज अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है, उसके साथ भावनात्मक रूप से अटैच्ड है, उसके साथ खेलता है, घोड़ा बनता है उसके लिए, उसके दुनिया भर के उलूल जुलूल कारनामे देखता है, उसको मनाता है। इससे पुरुषों में भावुकता बढ़ी है और ये फायदेमंद है कि पुरुष अपनी भावुकता को रिगेन कर रहे हैं। हम सबको संवेदनशील होना चाहिए। लड़ाई झगड़े की जरूरत तो केवल युद्ध में पड़ेगी ना, संवेदनशीलता की जरूरत तो रोज है। इसलिए ये कहना कि अगर स्त्रियों के कुछ गुण पुरुषों में आ जाएंगे, जिनको आप स्त्री गुण कहते हैं, मैं तो मानता नहीं कि स्त्री पुरुष गुण ऐसे होते हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के कुछ गुण पुरुषों में आ जाएंगे तो यकीन मानिए पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। और पुरुषों के कुछ गुण भी स्त्रियों में जाएंगे तो स्त्रियां ज्यादा बेहतर तरीके से सार्वजनिक जीवन में अपनी रक्षा कर सकेंगी, अपने आप को समर्थवान बना सकेंगी। इसलिए ये बात भी मुझे सही नहीं लगती है कि स्त्रियों और पुरुषों के गुण अलग अलग रखे जाएं तभी पूर्णता आएगी। सवाल किसी ने पूछा था कि आर्मी में बाकी जगहों पर स्त्रियों के ना जाने के क्या तर्क हैं? देखिए, कोई तर्क नहीं है। प्राय तर्क दिया जाता है कि स्त्रियां शारीरिक रूप से गठन में इस तरह की नहीं। दो तीन तर्क ही होते हैं कि आर्मी में इसलिए नहीं जाना चाहिए। एक माना जाता है कोमल भावुक हैं, जो बात सही नहीं है। स्त्रियां कोमल भावुक नहीं होती, जैसे उनको परवरिश दी जाती वैसी बनती हैं। जिन स्त्रियों को उन कामों को करना पड़ रहा है जो काम निजी जीवन के नहीं, घरेलू जीवन के नहीं, वहां स्त्रियां कोमल भावुक नहीं हैं। भारत में एक ही बार इमरजेंसी लगी है, किसी पुरुष ने नहीं लगाई, स्त्री ने लगाई। पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन किसी पुरुष ने नहीं किया, स्त्री ने किया है। ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता स्त्रियां हैं। इनमें से किसको आप भावुक कहेंगे? जब ये राजनीतिक जीवन में गई तो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठोर है, क्योंकि इनको राजनीतिक काम करना पड़ा। जो काम आप स्त्रियों से करवाएंगे वैसे ही बन जाएंगी स्त्रियां। तो ये तर्क तो गलत है कि स्त्रियां भावुक है इसलिए सेना में मत जाने दो। एक तर्क ये होता कि स्त्रियां भावुक होंगी, नहीं। जब आप सेना के लिए उनको देंगे काम, तो जैसे राजनीति में जाने पर स्त्रियां जयललिता और ममता बनर्जी बन गई, पुरुषों से भी ज्यादा कठोर हैं, वैसे सेना में भेजेंगे तो वहां भी प्रशिक्षण से ये पुरुषों से ज्यादा कठोर बनेंगी। किरण बेदी कम कठोर ऑफिसर नहीं थी। मैं उनकी राजनीतिक जीवन की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिसर के तौर पर किरण बेदी कम कठोर ऑफिसर नहीं थी। दूसरा तर्क दिया जाता है प्राय स्त्रियों की सेना में न जाने देने का कि शारीरिक गठन इनका कमजोर है। यह तर्क भी गलत है। हाइट, कंधे की चौड़ाई, इन सबको आधार बना के कि 5 फीट 5 इंच की स्त्री है, आयुध नहीं चला पाएगी, ट्रक पे बैठेगी तो उसका पांव क्लच तक पहुंचेगा ही नहीं, सही नहीं है। देखिए जनाब, आपने पहले तो ट्रक ऐसा बनाया जिसको 5 फीट 7 इंच के लोग चला सकें, अब फिर 5 फीट 5 इंच वाली स्त्री को कह दिया कि देखिए आप तो चला नहीं पा रही। जापान में पुरुषों की लंबाई कम है, तो जापान ने अपने मिलिट्री ट्रक ऐसे बनाए जो उसके देश की लंबाई वाले पुरुष चला सके। चीन के पुरुषों की लंबाई कम है, वहां के आयुध इस तरह से डिजाइन किए गए जिसको चीन के पुरुष चला सके। और चीन और जापान कमजोर सैन्य क्षमता वाले राज्य नहीं है। जापान एक समय वर्ल्ड वॉर में आप उसके ऊपर परमाणु बम न गिरा देते तो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और चीन की सेना आज सबसे सशक्त सेना है। इनके पुरुषों की लंबाई, शारीरिक गठन दुनिया में सबसे लंबे और सबसे मजबूत शरीर वालों लोगों में से नहीं है, फिर भी इनकी सेनाएं सबसे मजबूत है। अब वहीं अफ्रीकी देश देखिए, अफ्रीकी देशों के पुरुषों की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, फिर भी अफ्रीका दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक गुलाम रहा है। अगर शारीरिक गठन से सेना की ताकत बनती होती तो अफ्रीका के पास दुनिया में सबसे पावरफुल सेना होनी चाहिए थी।
अफ्रीका के पास दुनिया में सबसे पावरफुल सेना नहीं है, ना थी। इसे शारीरिक गठन के आधार पर भी स्त्रियों को सैन्य जिम्मेवारियां नहीं देनी चाहिए, यह तर्क सही नहीं है। तीसरा एक तर्क होता है कि स्त्रियां सेना में जाएंगी, दुश्मन उनको पकड़ लेगा तो उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा। ये आप ऐसा मान के कह रहे हैं जैसे पुरुषों को पकड़ने के बाद उनके साथ आदर सत्कार करता है। चूंकि आप स्त्रियों को यौन सुचिता के नजरिए से देखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि स्त्रियों के साथ सेना में जाएंगी, पुरुष दुश्मन देश उनको पकड़ लेगा तो उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करेगा। ऐसा यौन दुर्व्यवहार पुरुषों के साथ भी किया जा सकता है। तब आप इस सांस्कृतिक सोच से जब युक्त होते हैं, तब चाहते हैं कि स्त्रियां सेना में ना जाए। कैप्टन कालिया का एग्जाम्पल आपको याद होगा। उनके शव को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छत विछत करके भेजा था। बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ ली थी, हेमराज का सर काट लिया। तो पुरुषों के साथ बर्बरता नहीं होती क्या? इसलिए यह तर्क भी पर्याप्त नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से तो स्त्रियों के सेना में न जाने के लिए कोई भी तर्क सही नहीं है। इन तर्कों में कम से कम मजबूती नहीं है। दूसरी तरफ स्त्रियों की सेना में जाने के लिए जो तर्क हैं वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रबल प्रतीत होते हैं। तो ये जो कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे थे, उन सवालों को मैंने आज लिया है। बहुत सारे सवाल बचे हुए। मंजुला का सवाल था, मंजुला बौद्ध का। बहुत सारे सवाल हैं, बड़े शानदार सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन उन सवालों में विमर्श की जरूरत ज़्यादा है। जैसे उन्होंने अंबेडकरवाद के साथ महिला विमर्श को जोड़कर पूछा है, उदारवादी महिला विमर्श को पूछा है। उन पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। पूछा है कि इस सब समस्या का समाधान क्या होगा, अपना ऑल्टरनेटिव मत बताइए। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, देखिए जेंडर पढ़ाने मुझे 14-15 घंटा लगता है। एक एक घंटे के सेशन में इसको कैसे समझाऊंगा? तो जो बड़े सवाल हैं जिनमें ज़्यादा वैचारिक क्लैरिटी की जरूरत है, उसको जानबूझकर मैंने छोड़ दिया। तो कई बार ज़्यादा अच्छे सवालों को मैंने छोड़ा है। कल इस चर्चा में मैं फिर महिलाओं से संबंधित कुछ सवाल और ले लूंगा। जो 7-8-9 सवाल मुझे ज़्यादा जरूरी लगेंगे, उन सवालों को मैं और ले लूंगा। और कल इस चर्चा को समाप्त करेंगे हम। तब परसों रामायण वाली चर्चा पर जाएंगे, जिसमें आपने सूपनखा, सीता, इन सब पर सवाल पूछे थे। सीता वाले सवाल में जो आपने पूछा कि अग्नि परीक्षा सही थी या गलत, इससे आपको मेरे व्यू का अंदाजा हो गया होगा। अग्नि परीक्षा पूरी तरह गलत है। आधुनिक नैतिक आदर्शों के आधार पर अग्नि परीक्षा का किसी भी तरीके से समर्थन कर पाना मुश्किल है। धार्मिक नैतिकता से उसका समर्थन कैसे होगा, यह मैं आपको बता दूंगा। जिस दिन रामायण पर चर्चा करेंगे उस दिन बता दूंगा कि धार्मिक नैतिकता से इसका समर्थन कैसे किया जाता है। लेकिन आधुनिक नैतिकताओं से अग्नि परीक्षा का समर्थन करना संभव नहीं है। आज बात को यहीं रोकते हैं। कल पुनः मिलेंगे 5 बजे, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।